हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। इस पॉडकास्ट में हमारे जो आज के गेस्ट है वो सिर्फ 18 साल की एज में एक कॉपी राइटिंग जैसे स्किल सीख कर वो आज अर्निंग कर पा रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हो इस पॉडकास्ट में जानना कि कैसे कुणाल ये सारे चीजें कर पा रहे हैं, कैसे उन्होंने कॉपी राइटिंग स्किल्स एक सीखा। तो आप कैसे सीख सकते हो, बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है कॉपी राइटिंग। वो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, सारी स्टेप्स कुणाल ने अच्छे से शेयर किए। राइट। सो गाइज, अभी तक आपने इस पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, पूरा पॉडकास्ट को एंड तक देखना। और आपको कुणाल से क्या चीज आपने सीखी है वो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही कम एज में वो एक ऐसे स्किल से अर्निंग कर रहे हैं। वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे अर्निंग कर रहे हैं और कैसे वहां से ग्रोथ कर पा रहे हैं। राइट। सो इनका नाम है कुणाल। और हेलो कुणाल, इस पॉडकास्ट में आने के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि अभी कॉलेज में भी है और दोनों चीजों को साथ में कर रहे हैं। ठीक है। सो कैसे हो कुणाल आप? थैंक यू ऐसे अमेजिंग इंट्रोडक्शन के लिए। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपको देख रहे हैं या फिर जो भी इसे सुन रहे हैं, कि कैसे वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करके और इस लेवल पे कर सकते हैं, और सब कुछ सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको आज बताऊँगा। ओके, सो गाइस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि कुणाल के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। सो बेसिकली अभी कुणाल आप क्या करते हो? बेसिकली अभी मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ। मतलब जैसे राइटिंग भी कई तरीके का होता है। स्पीच हम्म। राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, और ये कॉपी राइटिंग ये होता है कि आप इस तरीके से एक वेब पेज को या फिर एक पेज को डिज़ाइन करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। इसमें आप साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर हेडलाइन, स्टोरीज़ वगैरह का यूज़ करके एक ऐसे स्ट्रक्चर को फ्रेम करना जो कि आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। तो मैं कॉपी ये राइट। करता हूँ। और अभी आप कॉलेज की किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ जस्ट, पर मैं कॉपी राइटिंग जब मैं क्लास 11 में था तब से कर रहा हूँ। ये क्लास 11 से आपने स्टार्ट कर दी थी? यस। तो मतलब कितनी साल, दो साल आपको कंप्लीट हो गए हैं। सो कॉपी राइटिंग आपने सीखी कहाँ से कि मेरे को इस स्किल को सीखना है, मैं इससे पैसे कमा पाऊँ? क्योंकि 11th क्लास में आप कैसे, मतलब ये बहुत कम एज है, वहां से आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहा था और देख रहा था। जैसे मैं उस वक्त मैं मेरा इंटरेस्ट था बहुत बचपन से, करीब क्लास 8 से, कि ब्लॉगिंग सीखूंगा, डिजिटल ऑनलाइन पैसे कैसे बनाते हैं, इसमें इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने वहाँ से ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के बारे में जाना, और फिर धीरे धीरे मैं एक बार राइटिंग, तो फिर वहाँ से मैंने इसके बारे में जाना, और फिर मेरे को एक ही बार में ये सुन के मेरे को ऐसा लगा कि ये मुझे करना है। तो बस मैं फिर उस पे जंप कर गया और फिर मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको सीखना है एकदम स्टार्टिंग के स्टेजेस से, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक चीज़ क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो मेरा ये था कि मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है या कोई जो बिज़नेस है उसको स्केल करने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगता था जब मैं बच्चा था तब से ही। तो इसीलिए मैंने यही चूज़ किया था। ओके, तो फिर आपने स्टडी को कैसे मैनेज किया? 11th के बाद 12th में बोर्ड होते हैं, तो वो भी आपने कैसे मैनेज की इसके साथ साथ? ओके, तो इसमें तो थोड़ा-सा दिक्कत आया था इनिशियली क्लास 11 में, जैसे कोविड का टाइम था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहता था और ऑनलाइन क्लास में वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता था, तो मैं बस मीटिंग जॉइन हम्म। करके ऐसे ही छोड़ देता था। तो हाँ। 11 क्लास में तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, 12 का भी आधा लगभग-लगभग मैंने नहीं पढ़ा था। ओके। तो इस सारे वक़्त में मैंने बस कॉपी राइटिंग किया था। तो वहाँ से इतना प्रैक्टिस करने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभी ग्रोथ है। ओके, मतलब फिर मतलब दिक्कत तो आई हुई क्योंकि 11th में पढ़ाई ही नहीं हाँ, की। 11 में पढ़ाई नहीं की। और फिर लेकिन एक चीज़ ईज़ी हो गया कोविड के बाद भी, जैसे सीबीएसई ने कहा कि बस आपको आधा सिलेबस एग्ज़ाम देना है फाइनल, तो फिर हम्म। मैं वो लास्ट के 6 मंथ पढ़ा जितना भी चैप्टर था, और बाकी फिर एग्ज़ाम दिया मैंने। ओके, तो फिर एग्जाम देने के मतलब कोविड ने बहुत हेल्प भी कर दी, न्यू स्किल्स भी सीखने लगे, पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीजों को एक तरह मैनेज भी हो गया। तो ये बिल्कुल, था। बिल्कुल। हाँ। आपके एग्जाम तो आप ऑफलाइन देने ही गए हो क्योंकि एक मतलब हुए थे कोविड के बाद तो 12th के एग्जाम हुए थे। एग्जाम भी बिल्कुल बोलते हुए थे। थे। हाँ, वो थोड़ा सा हार्ड भी पेपर आया क्योंकि मेरे भाई ने भी पेपर दिए थे 12th के उसी टाइम, तो मतलब डिफिकल्ट था। नहीं, वैसे मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा। सो मतलब
कॉपी राइटिंग आपने यूट्यूब से सीखी, फिर उसके बाद कोई कोर्स वगैरह परचेज किया था आपने? नहीं, मैंने यूट्यूब से नहीं सीखी, मेरे को यूट्यूब से पता लगा कि कॉपी राइटिंग क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि जितने भी फ्री वीडियोज़ थे ऑलमोस्ट एक तो बहुत कम वीडियोज़ हैं इस पे जो कि क्वालिटी वीडियोज़ हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो मैंने ये यूट्यूब पे जितने फ्री वीडियोज़ थे पहले वो देखे। उसके बाद फिर मैंने जो पहले मैंने मेरा ये थिंकिंग था कि कैसे मैं इसको बेसिक से सीख पाऊँ ताकि मेरा सारा बेसिक्स क्लियर हो और उसके बाद फिर उस बेसिस पे अगर मैं फिर बिल्ड करूँगा अपने स्किल को, तो फिर मैं धीरे-धीरे और ऊपर बढ़ता जाऊँगा। तो फिर मैंने डैन लॉक को फ़ॉलो करना शुरू किया था उस वक़्त। तो मेरे दिमाग में एक गोल था कि मेरे को इसमें बेस्ट बनना है, तो फिर मैंने डैन लॉक को फ़ॉलो किया। मैंने सोचा जो बेस्ट है उनसे सीखूँगा तो फिर बेस्ट बनूँगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसने भी तो किसी से सीखा ही होगा। फिर मैंने उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, ये थॉट आने के बाद। फिर डैन लॉक के मेंटर का नाम एलन जैक्स था, तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो उनका मेरे को 1-2 वीडियो मिला, ठीक है? हम्म, उसके बाद फिर मैंने जब उनका वीडियो देखा तब मेरे को पता चला कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। उसके बाद फिर मैंने करीब 1900 की बुक थी एडवर्टाइजिंग के ऊपर और कॉपीराइटिंग के ऊपर, जहाँ से ये शुरू हुआ था अमेरिका में। तो फिर मैं वहाँ से स्टडी करता गया बुक्स और उसके बाद फिर बुक स्टडी करते-करते और उसके बाद फिर जो उन्होंने काम किया है, मेन यहाँ पे अगर आपको सबसे अच्छा कॉपीराइटर बनना है या फिर कॉपीराइटिंग के फील्ड में अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपको वो एड स्टडी करना पड़ेगा जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया और उसको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो मैंने वो किया था रेगुलरली। अच्छा, मतलब बुक से स्टार्ट किया। बुक से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं हैंड राइट करता था। जो टॉप परफॉर्मिंग एड्स थे जिन्होंने मिलियन कॉपीज़ हम्म, जिनकी मेल की गई थी या फिर उन्होंने $1 मिलियन सेल किया था, तो हम्म। वो सब मैंने किया। कई-कई बार तो ये 20-22 पेज के एड्स होते थे, उसको 1-2 बार हैंड कॉपी करने में फिर कॉपी आधा भर जाता था। अच्छा, मतलब पूरा बहुत प्रैक्टिस किया आपने उसमें, मतलब कितना हाँ, टाइम तक प्रैक्टिस किया आपने कॉपी राइटिंग के ऊपर की मेरे को अभी तक लगा आपको कि ये अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, कि कितने टाइम तक स्टार्टिंग से लेके फिर कितना टाइम दिया अपने आप को? पहले मैंने जैसे मैं 11th क्लास में मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को इतना डीप जाने में पहले इतना डीप जाके ये ऐसा वर्ल्ड एग्ज़िस्ट करता है, इसको पता करने में ही मेरे को पहले 1 साल लग गया क्योंकि सरफेस लेवल पे तो सब कुछ अच्छा था, मिल रहा था, लेकिन मेरे को डीप जाना था, तो उसके लिए जैसे अचानक से नहीं होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और अचानक से कुछ मिल जाता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो डीप जाने के लिए मेरे दिमाग में वो थॉट आया कि मैं कैसे बेस्ट बन सकता हूँ, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में डैन लॉक के मेंटर कौन होंगे, उस बेसिस पे फिर मैं वहाँ से डीप जाना शुरू किया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था मैं वो भूल गया। मतलब कैसे कितने टाइम में आपने अपने को प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बनी हाँ, आप, मतलब कितना टाइम दिया आपने अपने आप को? कॉपी राइटिंग में वो प्रैक्टिस करनी होती है एक तरह से। बिल्कुल। तो 1 साल मेरे को ये फिगर आउट करने में लग गया और फिर बाकी मैंने फिर 6 महीने 7 महीने फिर मैंने प्रैक्टिस किया लगातार। उसके बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम आ गया तो फिर वहाँ पे मेरा पूरा फ़ोकस शिफ्ट हो गया था और फिर हाँ। उसके बाद से अभी और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर बीच में मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू ही था, ऐसा नहीं था कि मैंने उसको छोड़ दिया था। रोज़ कम से कम मैं 10 मिनट 20 मिनट भी सही तो लिखता था पर। तो ऐसे ये शुरू हुआ और यहाँ से बस धीरे-धीरे 1 साल के बाद फिर मेरे को लगने लग गया कि अब मैं काफ़ी अच्छा लिख रहा हूँ और फिर मैंने हाँ। कंपेयर किया जैसे मैंने जो पहले स्टडी किए थे सेल्फ लेटर्स उससे और हम्म। अपनी लेटर को कंपेयर किया। तो मेरे को लगा कि हाँ, अब हम आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। कि मतलब टाइम तो देते रहे डेली, चाहे बोर्ड एग्जाम 10 मिनट 20 मिनट्स आप दे रहे हो हाँ, कि ये चीज मेरे को भूल ना जाऊं, एक तरह से वो भी होता है कि दिमाग से निकल भी जाती है। और डेली टाइम देते हो तो वहां से सीख जाते हो, थोड़ा तो अपडेट होते ही हो कि कोई चीज को हम टाइम देते हैं तो, है ना? यस। वो चीज होती है, मतलब दोनों चीजों को मैनेज के लिए ये मेरे लिए बहुत सॉफ्ट है कि मतलब कॉपी राइटिंग भी सीखते जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम भी थी। क्योंकि हमारे नहीं टाइम में तो हम एक्चुअली सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर ध्यान हुँ, देते थे, इन चीजों में मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, ये चीज हो या जाती है। लेकिन और फिर मेरा क्या था कि मेरे को इंटरेस्ट ही इसमें इतना था कि मतलब जैसे होता है ना जब आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते। वही था मेरे केस में। हाँ, तो आपको शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट था, कब से था कि 11th के बाद तो आपकी कॉपी राइटिंग में, उससे भी पहले क्या आप इन चीजों में और भी ज्यादा थे किसी चीज में? नहीं, जैसे मेरे को कॉपीराइटिंग के बारे में 11th से पहले नहीं पता था, पर मेरे को बिज़नेस में इंटरेस्ट था। तो फिर ये जो फ़ील्ड मेरे को दिखा, ये ऐसा दिखा कि ये बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि क्योंकि कॉपीराइटिंग हम्म। इंटरनेट मार्केटिंग का सबसे जैसे बेस है, वही आप कह सकते हैं, है ना? हम्म। ये तो आपको भी पता होगा, जैसे अगर आपको कॉपीराइटिंग आता है, तब आप वहाँ से कुछ और स्किल भी बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, एक हाई पेइंग है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे आपको ये स्किल ऐसा बहुत ज्यादा, आप पैसे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो यस, अभी यस, के टाइम बिल्कुल। पर। तो फिर
मेरा यही सोच था और इसीलिए फिर मैं इसमें आ गया, मेरे को ये पसंद करना पसंद था, बस ओके। इसमें कॉपी इसमें राइटिंग के आपकी लिए। इसमें आपको किसी ने फैमिली में हेल्प की कि मतलब होता है कि किसी ने गाइड किया हो फैमिली में कि आपको ये चीज ऐसे करनी चाहिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसमें मेरा एक दोस्त था, तो फिर अगर मैं अपना सारा टाइम कॉपी राइटिंग को दे रहा हूँ, तो फिर जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल था, तो फिर उसे भी मैनेज करने के लिए कोई इंसान चाहिए, तो फिर वो हम्म। मेरा दोस्त करता था। अच्छा। वो मेरा सारा सोशल मीडिया मैनेज करता था और वो उसी पे कंटेंट डालता था, जिसकी वजह से हमें हमारा फर्स्ट क्लाइंट भी मिल रहा था। ओके। सो मतलब फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला आपको? उसने हमें आगे से अप्रोच किया कि मैं आपका कंटेंट देख रहा हूँ और मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूँगा, मेरे को आपसे कुछ मतलब इनसाइट चाहिए, आप कह सकते हैं कि कोचिंग टाइप का। तो हाँ। फिर कंसल्टिंग, कोचिंग भी नहीं कंसल्टिंग चाहिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं। ओके। तो मतलब कभी मतलब क्लाइंट मिलने से पहले कभी किसी के लिए आपने ऐसे वर्क किया था फ्री में कि किसी के लिए हम फ्री में वर्क करते तो वहां से टेस्ट होने वगैरह रिजल्ट का पता कि हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, ऐसा कभी किया? नहीं, मैंने फ्री में वर्क तो नहीं किया, मैंने जैसे उनको एक कंसल्टेशन दिया था और जिसके लिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए वर्क करूँगा, तो उनका क्या हुआ कि मतलब मैंने उनको 2-3 बार एडिट करके अपना सेल्स लेटर डिलीवर किया था। हम्म। तो भी उनका ये मानना था कि आपने मेरा प्रोडक्ट ठीक से नहीं समझा, जबकि मैं उनको समझा रहा था कि अगर हम ये करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। पर वो वही समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर मैंने उनको मतलब फिर नहीं बोला, मैंने कहा कि ओके चलिए ठीक है आपकी मर्ज़ी। ओके। तो मतलब तो क्या चार्जेस रहते हैं, मतलब हम फर्स्ट क्लाइंट से कितने लेंगे? और आपने क्या गोल बना रखा है कि इसका बहुत हाईएस्ट कितनी मतलब इससे अर्निंग कर सकते हो, ऐसा कुछ है? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम देखिए ये ऐसा नीच है जिस पे आप रिज़ल्ट पे डिपेंड होके चार्ज करते हैं, राइट? हम्म। तो सबसे पहले अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा है, तो हम्म। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपर लिमिट तो नहीं है इसका, क्योंकि मैंने ऐसे कॉपीराइटर्स देखे हैं जो $50,000 भी चार्ज करते हैं सेल्स पेज का। हम्म। अभी कर रहे हैं आज के डेट में, पर आपको उस प्लेस पे होना पड़ेगा जहाँ पे आप $50,000 चार्ज कर सकते हैं। वो लोग आपको मिलने चाहिए जो आपको $50,000 से, और आपका वैसा स्किल होना चाहिए कि वो वर्थ इट हो, कि वो $50,000 पे करने के लिए तैयार भी है। तो इसका अपर लिमिट तो नहीं है, लेकिन लोअर लिमिट में मैं अभी 1000-2000 डॉलर चार्ज करने का भी सोच रहा हूँ। फिलहाल तो अभी मैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, बट अब मैं स्केल करना चाहता हूँ इसको, और जब फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, हाँ, तो वो तो चार्जेस। वहाँ पे हाँ, उनका उनसे आप $2000 चार्ज करेंगे और वो हैपीली पे करने के लिए आपको रेडी रहेंगे। हम्म। ये है क्योंकि वो लोग अमाउंट में तो सही देते हैं, इंडिया में थोड़ा होता है क्योंकि मैं भी ऐसी सोशल मीडिया एजेंसी अपनी चलाती हूँ, तो वहां पर कुछ क्लाइंट्स अमाउंट से रिलेटेड उनका होता है। बट मतलब होता है कि राहुल सर भी बोलते हैं उन्हीं लोगों के पास जाओ जो है उनके पास कुछ अमाउंट जो आपको दे सके, उनके पास भी जिनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से आपको पे कर देंगे, तो हाँ, वो भी बेसिकली ये भी होता है क्लाइंट का। और और एक और बात मैं बोलूँगा, जैसे इंडिया में भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पे कर रहे हैं। मैंने अपने एफबीएस में जो रुचिर गुप्ता एक आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अभी 10,000 $15,000 पे कर रहा हूँ उनके क्या कहते हैं जो कॉपीराइटर हैं उनको, राइट? हम्म। तो फिर मैंने भी अभी एक रिसेंटली स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक वो लिखा था, एक पूरा सेल्स पेज लिखा था और उनका एक ऐड बनाया था मैंने। तो जो हम्म। मैंने ऐड बनाया था और जो उन्होंने ऐड बनाया था, और रुचिर गुप्ता के कॉपीराइटर ने, वो एकदम सिमिलर था। जैसे उसका एक आइडिया कैसा है ना, वो बिल्कुल सिमिलर था, और हम दोनों एक दूसरे से अननोन थे, मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, पर ये हो गया। तो फिर वहां पे मैं फिर अब जो मेरी क्लाइंट है उनको कह रहा था कि ये देखिए जो ये 15,000 चार्ज कर रहे हैं और मैं तो इतना चार्ज भी नहीं कर रहा, फिर भी मैंने आपको ऐसा वर्क डिलीवर करके दिया। तो फिर उन्होंने हाँ। कहा कि यस योर वर्क $15,000 है। तो फिर वहां से और भी कॉन्फिडेंस आया और ऐसा लगा कि अब हम हाँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जा सकता हूँ। हम्म। ओके। तो आपको राहुल सर कैसे मिले, मतलब राहुल सर की राहुल, अगेन ये जैसे मैंने व्हाट इज कॉपीराइटिंग वीडियो देखा था उमेश कुरैशी का, तो फिर मैंने कहा कि ये बंदा भी कहीं से तो सीखता होगा। तो हाँ। फिर मैंने फिर उसमें देखा, फिर मैंने एक वीडियो में उनके सुना कि मैंने ये सौरभ भटनागर से सीखा। तो फिर मैंने सौरभ सर की ओर देखा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या, फिर वहाँ से राहुल सर के बारे में पता चला। हाँ, वहां से सर से कनेक्ट हुए आप, है ना? बहुत सही है। मेरे भी सर से साथ कनेक्ट हुए, मतलब 1 ईयर हुआ मुझे, 1 साल हुआ है अभी। मतलब मुझे मतलब एक प्रोसेस नहीं पता चल रहा था कि सर से कनेक्ट होना कैसे है। अभी आप कैसे अपने काम को मैनेज कर पा रहे हो? अभी आप कॉलेज भी जाते हो और ये वर्क भी कर रहे हो क्लाइंट का, तो कैसे कर पा रहे हो? अभी कोई टीम के साथ वर्क कर रहे हो कि सीधा अपने आप अभी अकेले कर रहे हो?
मैं ऐसे पर्टिकुलरली टीम के साथ तो नहीं वर्क कर रहा हूँ, पर मैं मेरे एक दोस्त हैं तो वो फनल डिजाइन कर देते हैं और मैं उसका कॉपी राइटिंग वाला पार्ट कर देता हूँ। और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जैसे पहले तो कॉलेज से आता हूँ मैं, तो करीब 4 साढ़े 4 कई बार 5:30 बज जाता है। उसके हम्म, बाद फिर वहाँ से आप थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा-सा क्लाइंट का काम कर लेता हूँ करीब 7:30 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं 7:30 के बाद फिर डिनर करता हूँ 8 बजे, और उसके बाद 8 से लेके करीब रात को 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे तक फिर कुछ जैसे अपना कॉपी राइटिंग का काम हो गया, सीखना हो गया, सारा प्रोसेस हो गया वो कर लेता हूँ, और फिर 3:30 से लेके करीब 9:30 तक मैं सोता हूँ, उसके बाद फिर से कॉलेज, और यही यही रिपीट हो रहा है बस। अभी वही अब साइकिल चल रही है। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी तो मतलब अभी ये साइकिल थोड़ी सी आपको से जो आपका क्लाइंट है, अभी आपके पास बेसिकली अभी क्लाइंट जैसे फ्रेंड के साथ कर रहे हो, तो क्लाइंट बेस आप अगर बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे? मतलब कुछ प्रोसेस होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसने कॉपी राइटिंग सीखी तो वो अपना क्लाइंट बेस कैसे बढ़ा सकता है कि हमें और भी सबसे क्लाइंट ज्यादा पहले से ज्यादा चाहिए? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलता है, और उस हम्म। फर्स्ट क्लाइंट के बाद आप ज़्यादा क्लाइंट्स पे फोकस कर सकते हो, नंबर 1। बट वहाँ पे फिर आपको वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा क्लाइंट्स पे हाँ। फोकस करते हो। तो उस केस में आपको सबसे पहले, अगर ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए तो जो आपका फर्स्ट क्लाइंट है, आप उसके लिए अगर बेस्ट डिलीवर कर रहे हो, तो फिर वो आप उससे डेफ़िनेटली पूछ सकते हो कि मेरे को और भी आप रेफरल देंगी या दे सकते हैं? तो फिर हाँ। मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो फिर वो आपको रेफर करेंगे 2 3 4 लोगों के साथ, अगर हम्म। आपने काम अच्छे से किया है तो। तो इस तरीके से आप ज़्यादा क्लाइंट्स खोज सकते हैं। पर अगर आप क्वांटिटी के बजाय अगर आप क्वालिटी क्लाइंट्स पे फोकस करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा पे करेंगे। जैसे 4 क्लाइंट्स जो पे करेंगे, वो एक अकेला बंदा पे कर देगा, और आपको उतना वो भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा उसके साइड से। वो आपको पर्टिकुलर एक बोलेगा कि आप हम्म। इतना आपको काम करना है, मैं आपको इतना पे करूँगा। तो अगर आप क्वालिटी क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तो ये होगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने उनको एक अच्छा-सा सेल्स पेज बना के दिया था, पर भी उन्होंने कहा कि आपने मेरा प्रोडक्ट ही नहीं समझा है। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ उन्हें, जबकि अभी मेरे को ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं आता। तो ओके। क्वालिटी क्लाइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी क्लाइंट, क्योंकि अगर क्वांटिटी के ऊपर वो बोलोगे कि अब मुझे बहुत क्लाइंट मिल रहा है, अगर आप तो वो आपको पे भी नहीं अच्छा करेंगे और वर्क में भी कमी निकालते रहते हैं। क्वालिटी है तो वो आपके साथ वर्क के साथ सुटेबल भी रहते हैं कि आप हाँ कोई भी चीज हो रही है तो सही रहता है। वो चीज भी बहुत यस, मैटर करती है यस। बहुत ज्यादा। मेरे साथ भी ये चीज होती है कि क्लाइंट का बेस का तो मैं भी क्वालिटी क्लाइंट पे फोकस करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, कि बहुत ज्यादा कर लो बहुत ज्यादा ये, फिर वो वर्क भी नहीं हो रहा और फिर वो पे नहीं कर पाते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको हम इतना चाहते हैं तो हमारा चार्जेस ये है। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने चार्जेस बना हाँ। रखे हैं कि हम इतना चार्जेस लेते हैं? हाँ, मैंने बना रखा है। जैसे जब हम्म। मैंने स्टार्ट किया था, और जैसे इंडिया में मैं पर्टिकुलरली अगर एक वीएसएल बनाता हूँ, वीडियो सेल्स लेटर, तो आजकल वही चल रहा है। तो मैं अगर वो बनाता हूँ मैं, तो एक वीडियो सेल्स लेटर का 50,000 चार्ज करता हूँ। और हम्म। क्लाइंट्स हैपीली मतलब पे करने के लिए तैयार रहते हैं इस अमाउंट को, अगर आप उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं तो। तो एक ये पॉइंट है, और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में जाती हैं, तो वहाँ पे तो $2,000 वो तो किसी को भी हाँ। देंगे। अगर आप अपना स्किल्स दिखाते हैं वहाँ पे कि है, और आपके पास रिजल्ट है, तो आपको हैपीली 2000 पे करने के लिए तैयार हैं। हम्म। और अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स खोजना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप इंटरनेशनल ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, या फिर जहाँ पे आपके क्या कहते हैं, फ्यूचर क्लाइंट है, या फिर आपका जो एक क्लाइंट का अवतार है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप वैसे ग्रुप्स में जाके अपना सर्विस बता सकते हैं। हाँ, ये भी है। आपको उन ग्रुप्स में ज्वाइन होना होगा, वहाँ पे लोग हैं तो उनको नीड होती बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो चीज भी। जैसे हम्म। जैसे अगर आपको फनल बनाना है, तो आप क्लिक फनल्स वाले में चले जाइए, और वहाँ पे अगर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको फनल बनवाना हम्म। होगा अपना। तो वो एक राइट प्लेस पे भी होना ज़रूरी है। अगर आप राइट प्लेस पे नहीं होंगे, फिर हाँ, वो आपको आपका वर्क नहीं मिलेगा। राइट प्लेस पे होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सो कॉपी राइटिंग में क्या नीचेस होती है कि आपको इस नीच में जाना है, ये नीचे है कि इसमें कॉपी राइटिंग में कि एक ही कॉपी राइटर आप हर तरह की वो नीचेस का कंटेंट लिख सकता है कि अगर बीएसएल मॉडल में जाते हैं जैसे कि हमने कल पायल जी के साथ किया था, तो वो बीएसएल मॉडल की करती है, बट वो कॉपी राइटर अलग से करती है। तो कॉपी राइटर वो काम नहीं कर पाती, वो कॉपी राइटर वाला काम वो नहीं करती, सिर्फ वीडियोज के ऊपर फोकस रहता है उनका।
राइट, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें रहती हैं। सो कॉपी राइटिंग में से हमारी इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, और उसमें हेल्थ की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए मतलब कॉपी राइटिंग में अलग अलग रहता है कुछ। अगर आप कोई निश स्पेसिफिक कोई कॉपीराइटर कर रहा है, तो हाँ सबसे पहले तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ। अगर नहीं फिर भी अगर वो कॉपीराइटर है और वो करना चाहता है, एक स्पेसिफिक निश को पकड़ना चाहता है, पहले तो सब कुछ देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन-सा बेस्ट फिट कर रहा है। हम्म, और कॉपीराइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिखना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि मैं क्या लिखूँगा तो ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले आपको देखना है कि नीड किस चीज़ का है, बाहर लोग क्या चाहते हैं। आपको रिसर्च फेज़ में अपना ऑलमोस्ट 90% टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर आप 10 दिन ले रहे हो कॉपीराइटिंग का एक प्रोजेक्ट खत्म करने में, तो आपको 9 डेज़ कम से कम या 8 डेज़ कम से कम रिसर्च के लिए रखना है। और बाकी जो वो 20% है उसको आपको लिखने में और उसको एडिट करने में और बाकी उसको अच्छे से एक फ्रेम देने में, बाकी इसमें यूज़ करना चाहिए। तो रिसर्च ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है और वो कह रहा है कि आपको 2 दिन में प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा, बिना रिसर्च किए, तो फिर वो मतलब कि ऐसा है कि वो हवा में तीर छोड़ रहा है और उसका भी हो सकता है लगे तो लगे वरना ना लगे। हाँ। तो मतलब एक क्लाइंट को बेसिकली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना दिन लगते हैं? अगर आप बेस्ट तरीके से करना चाहती है तो नंबर 1, अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और वो आप चाहते हैं अपने एंड से कि बेस्ट हो, तो उस हम्म, क्लाइंट के पास कुछ रिजल्ट होना चाहिए, ताकि उस बेसिस पे आप उनके कस्टमर से बात कर पाएँगे, उनका थॉट्स, आइडियाज़ क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो अगर आप जैसे कॉपीराइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे हाँ। पहले तो आपको अपने क्लाइंट का जो कस्टमर बेस है उसको देखना चाहिए कि वो उनका मार्केट क्या चाहता है, उनका थॉट क्या है, वो क्या चीज़ देखते हैं, उसका हम्म फिर वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और उस बेसिस पे आप फ्रेम करोगे। तो ये सब करने में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। फिर आपको उस प्रोडक्ट ओनर से पूछना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, आप उसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद फिर आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनका कस्टमर क्या कर रहा है अभी, ये सारा चीज़ जब आपके पास इतना डेटा होता है उसके बाद फिर जब आप लिखोगे, तो उसमें बहुत पावरफुल कुछ चीज़ निकल के आता है। तो मतलब तब इसको भी। करने में हाँ। रफ एस्टिमेट मेरे हिसाब से 15-20 दिन लग जाएगा, अगर आप एकदम अच्छे तरीके से और उसको एकदम डिटेल में करोगे तो। मतलब रिसर्च करोगे, फिर उस पे मार्केट पे सारी चीजें, तो मतलब 15 से 20 दिन लगेंगे। हाँ, और आप अगर बुक पढ़ते हो उस फील्ड से रिलेटेड तो वो और भी बेटर होगा। क्योंकि बुक वगैरह पढ़ना चाहिए, तो इसमें मतलब एक बहुत ज्यादा सर्टेन काम अमाउंट रहता ऑफ, है। हाँ, वो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि बस इसमें लिखा है, लेकिन हाँ। वो एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ लिखा है जो रीडर पढ़ना चाहता है, वो करना एक आर्ट है और उसी करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वही करने में। तो इसीलिए रिसर्च फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो बाकी आप लिख रहे हैं स्ट्रक्चर वो तो ईज़ी है, वो उसमें उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे हमें लगता है कि हाँ मतलब लिखा है, नॉर्मली लिख दिया होगा, तो उसमें हमारा 15 से 20 दिन जा रहे हैं, मेहनत जा रही है रिसर्च करने, मार्केटिंग क्या चल रही है उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिससे ऑडियंस है जो अट्रैक्ट हो जाए उस प्रोडक्ट के लिए, वहीं से तो सेल्स आएंगी, सेल्स तो वहीं से आने वाली है। तो आप किस चीज पे फोकस करते हो कि उनकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा आए? तो पर्सनली मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कुछ वर्ड्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम्म कोई डॉग ओनर है तो उसको उसके डॉग से रिलेटेड वर्ड ही अट्रैक्ट करेगा। वो मेरे हम्म को कोई डॉग लविंग ऐसा कोई ऐड आएगा तो मैं उससे देखूंगा भी नहीं। लेकिन अगर उसको कोई कॉपीराइटर का ऐड आएगा तो वो उसको देखेगा भी नहीं, बल्कि मैं उसको अच्छे से देखूंगा। तो वही फाइंड करना एक आर्ट है और यही कॉपी राइटिंग है। जैसे आप कॉपी राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए। उस हम्म। हिसाब से अगर आप वो क्राफ्ट करोगे मैसेज तो आपका वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा जिसने हवा में तीर मारा है उसके कंपैरिजन में। हाँ, जैसे अभी जैसे मैं जो मेरा बीएसएन मोडा का मैं बनाती हूँ, कॉपी राइटिंग करानी है, तो मेरी ऑडियंस है वो सब जॉब से रिलेटेड कंटेंट चाहती है, कुछ ऐसा चाहती है जॉब में उन्हें अच्छा मिल जाए, तो आप भी वहाँ पे इस प्रोस्पेक्ट इस तरीके से करोगे कि जो कॉपी राइटिंग की जो मेरी लैंडिंग पेज पे आती है उन लोग, सो उनको लगेगी वहां पे कि हाँ ये सारी चीजें इनका प्रोडक्ट जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च करोगे क्या क्या चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो करोगे मार्केट के अकॉर्डिंग ही वहां पर ये चीजें हो रही है, तो इनका प्रोडक्ट में ये चीज एड ऑन होनी चाहिए, है ना? तो अट्रैक्ट हो जाए वो हाँ, ऑडियंस, जितनी है उनको समझ में भी आए, क्लियर भी हो जाए, वहीं से सेल्स आएंगी, राइट? हाँ, इस तरीके से। और मैं इसमें एक और चीज़ फ़ोकस करना चाहूँगा अगर वो जॉब से रिलेटेड है तो, कि हम्म
जो लोगों का मेन डर होता है वो जॉब है कि वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, राइट? तो फिर वो डरते हैं और इंटरव्यू में जाने से ही मेन वो घबरा रहे होते हैं। बाकी तो क्लियर कर लेते हैं, पर इंटरव्यू से उनको थोड़ा वो होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आप एक एड पीस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपका ऐसा हेडलाइन हो सकता है कि डू यू मेक दीज मिस्टेक वाइल इन जॉब इंटरव्यूज, ऐसा कुछ। तो उससे ये समझ में आएगा कि क्या मैं जो इंटरव्यू देने वाला हूँ उसमें मैं ये मिस्टेक कर सकता हूँ या फिर 99% ये मिस्टेक करते हैं। तो वो एक ही बार में मैच कर रहा है जो आपका ऑडियंस है उससे और जो आपका मैसेज है उससे। उसके बाद फिर आप उसको एक पूरा प्रोसेस में ले जाके एंड पॉइंट पे सेल निकाल सकते हो। तो ये राइट वर्ड्स या राइट हुक, राइट अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोसेस राइट चीजें हो वहां पे अट्रैक्ट होता है तो चीज हो ही जाती है। यस। तो अभी आप मतलब एक न्यू ये कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें? जैसे आपने तो बुक से कर लिया, तो आप लोगों को बुक से समझ में नहीं आता, तो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं भी अपने बोल रही हूँ, तो अगर मैं किसी को बुक पढ़ के करती तो मेरे पास नहीं हो, मुझे किसी के वीडियो फॉर्म में चीजें चाहिए होती है, कोई ना कोई गाइड करे। तो वो आप कैसे मतलब करेगा वो पर्सन? पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को वीडियो उतना ज़्यादा अच्छा या उस लेवल का नहीं मिला है। मैंने जो भी सीखा है बुक से पढ़ के ही सीखा है और लिख के ही सीखा खुद से। खुद से ही मैंने लिखा और खुद से मैंने पढ़ा, उसके बाद ही मेरे को ये सब चीज़ आता है। तो मेरे को जैसे वीडियो फॉर्म में अगर कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल है इसके रिलेटेड, बट जो क्वालिटी कंटेंट है वो टेक्स्ट में ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर कोई भी कॉपीराइटर है तो वो जो एक मतलब टॉप लेवल कॉपीराइटर है तो वो फिर बहुत पहले का ही ज़माने का है। आजकल तो उतना ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसीलिए तो आज 40,000 $50,000 पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो तो आपका आपको लिख के और रीड करके ही सीखना पड़ेगा और लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से लिखना। ओके, तो कौन सी बुक सजेस्ट करोगे सबसे, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है बेसिक से, उसे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए कॉपी राइटिंग के लिए? उसको साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग नंबर 1, उसके बाद फिर उसको पढ़ना चाहिए बोरोन लेटर, उसके बाद फिर द इमोशनल सेल। ये 3 पढ़ सकता है अभी के लिए। और राइटिंग के लिए एक था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा हाँ, तो वो आप नाम लोगों देख को के। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तीनों बुक की, तो आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बुक का नाम नहीं आता थोड़ा बहुत तो वो चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भी जो बुक है कुणाल बताएंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो जिससे आप जी। स्टार्ट कर पाओ। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग होती है तो वहां में समझ नहीं आता। आप बोल रहे हो कि यूट्यूब पर क्वालिटी इतना कंटेंट नहीं है कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, है ना? तो फिर है है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। जैसे वो आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको ये चीज़ आता है, फिर आप वो समझ पाओगे अच्छे से। लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। शायद ही आपको बहुत थोड़ा कंटेंट मिलता है जो कि एकदम क्वालिटी कंटेंट है, ये इसीलिए। मतलब बहुत लिमिटेड चीजें है वहां पे। बुक में बहुत ज्यादा क्लियरिटी रहती है, अगर आप पढ़ोगे तो बुक से अलग ही एक्सपीरियंस रहता है अगर आप खुद से कर रहे हो वो चीजें, राइट? तो वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक आपको सबको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो कुणाल भी जो बुक बता रहे हैं सजेस्ट करें तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कुणाल ने वहीं से स्टार्ट किया, वहीं से वो आज इतना ग्रो कर पाए और अर्निंग कर पा रहे हैं। तो आप भी स्टार्ट कर। सो कुणाल, आपका कंटेंट कैसे आपकी हेल्प करता है? आप कंटेंट किस किस प्लेटफॉर्म पे डालते हो? मैं अभी कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी कंटेंट पे फोकस करना चाहता हूँ, पर मैं डाल नहीं रहा, एक्टिवली कोई कंटेंट नहीं डाल रहा। क्योंकि जैसे अभी क्लाइंट्स के काम से ही और उनके रेफरल से ही वही काम से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं डालूँ। और इसमें ऐसा ये स्किल है कि आप घर बैठ के बस आपको एक पेन और पेपर और आपको सोचना है और पढ़ना है और उसका फिर उसी बेसिस पे आपको सारा काम करना है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाता है, आप ऐसा करना है। तो फिर कंटेंट का उतना भी नीड नहीं हुआ, अगर नीड होगा तो फिर डालेंगे। जैसे कंटेंट का 2 या तो हम डालते हैं हमें फॉलोइंग चाहिए इसके लिए या नहीं तो हमें क्लाइंट चाहिए इसके लिए। तो मेरे को फॉलोइंग नहीं चाहिए और क्लाइंट मेरे पास है ही तो वो ठीक है। अच्छा, बट आपको फर्स्ट टाइम कंटेंट की हेल्प से मिला था? हाँ, वो सही बात है। उसमें कोई वो नहीं है, कंटेंट वजह से मिला था। हाँ, जैसे कि अभी आप कॉलेज में हो तो ये भी डिफिकल्ट हो जाता है कि कंटेंट को फॉलो करना, कंटेंट डालना, क्योंकि कॉलेज भी हो और फिर कर रहे हो तो भी क्लाइंट और कॉलेज दोनों चीज मैनेज कर रहे हो बहुत है। बट अगर आप जो घर से कर रहा है तो मुझे ये कहना है कि कंटेंट डालो, क्योंकि कुणाल को फर्स्ट क्लाइंट वहीं से मिला था, तो कंटेंट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हाँ, आप वो तो हेल्प करेगा। करेगा ना राइट, राइट। बहुत ज्यादा। तो मेजर वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दो प्लेटफॉर्म पर आप फोकस कर सकते हो। यूट्यूब अगर आपको हार्ड लगता है तो वहां से आपको बहुत सही और है। मैं एक और चीज़ बोलूँगा
अगर आप जैसे आपका कोई क्लाइंट है जो कि कॉर्पोरेट के साइड है, तो आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हो। ओके। तो जैसे कंटेंट क्रिएशन से एक ये होता है कि आपका कंटेंट भी ऐसा कस्टमाइज़ होना चाहिए कि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, ना कि आप कोई भी फिलॉसॉफिकल कोट डाल रहे हो या फिर कुछ भी उठा के डाल रहे हो, ऐसे नहीं, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसको वो करने में। तो फिर मैं वही करना चाहता था, मैं भी रोज़ कुछ मतलब कुछ भी डाल सकता था, पर मैंने वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को एक टारगेटेड पीस डालना है कंटेंट का। हाँ, इसीलिए मैंने फिर बाकी बार में ध्यान नहीं दिया, और जब मैं डालना शुरू करूँगा तो फिर मैं इस तरीके का कंटेंट डालूँगा। ये जब मतलब टाइम निकलता है इससे, मे बी हाँ, सेकंड थर्ड टाइम में तो ज़्यादा थोड़ा टाइम लेज़र होता है, तो उस वक़्त मैं ये सब डालूँगा। अभी तो फिलहाल मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, ओके। स्केल कर रहा हूँ खुद को। हाँ, बट क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, जैसे आप वहाँ जाओगे वो तो चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि अभी क्लाइंट हाँ, भी मैनेज कर रहे हो। तो हाँ, ये चीज़ें तो आपको एक ऑप्टिमाइज़ करके कंटेंट डालना है कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे भी कुछ कंटेंट नहीं डालना कि यूँ ही कंटेंट डालना, कंटेंट वो डालना है कि लोगों को ये भी कॉपीराइटिंग अगर वो सीख रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो जाए। और फिर जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। कंटेंट डाल रहे हो जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, तो क्लाइंट को भी लगता है कि आती तभी तो बता पा रहा है, नहीं आएगी तो वो यस, कैसे यस, ये बताएगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। हाँ, चीज़ हो जाती है, राइट? सो और अभी अगर अगर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी को क्लाइंट चाहिए, तो क्लाइंट क्या रहता है सबसे पहले कि आपके पास मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी अगर आपने 10 सेल्स लेटर्स लिखी हैं और आप उनको दिखा रहे हैं कि मैंने ये लिखा है, तो फिर वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएँगे, फर्स्ट क्लाइंट जो आपका होगा वो। और आपको इसके लिए ऐसे लोग, अब आप बहुत बड़े लोगों को एक ही बार टारगेट करने जाओगे, जैसे ये मैंने गलती किया था, तो हुँ, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे इनिशियली। इनिशियली आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है, जो कि अपनी स्टार्टिंग फेज़ में है। तो उनको कौन-सी होता है, उनको ज़्यादा हाइप नहीं कर सकते, और उनको ऐसा भी नहीं चाहिए कि मेरे को कोई भी काम, मतलब कैसा भी कोई मिल जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो उनको ऐसा चाहिए होता है कि जिसने कुछ काम किया हो। तो अगर आप हुँ, ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको वो फर्स्ट क्लाइंट मिलना बहुत ईज़ी हो जाएगा, और वो भी स्टार्टिंग से कर रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप दोनों मिल जाएँ, तो फिर वो आप दोनों को हेल्प करेगा अपने करियर में ग्रो करने के लिए। हाँ, ये चीज़ भी है, आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो क्योंकि मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिले, क्योंकि जब फर्स्ट क्लाइंट मिल जाता है तो हम सेकंड क्लाइंट हमें मिल ही जाता है बहुत आसानी से। बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट क्लाइंट मिलना बहुत हार्ड है ना? सो आपको तो फर्स्ट क्लाइंट आपने पेड ही लिया, बल्कि जैसे ज्यादातर लोग ये करते हैं फ्री में ही काम करते हैं, फर्स्ट क्लाइंट के लिए भी फ्री में ही करना है। क्योंकि अभी जैसे मैंने जितने अभी पॉडकास्ट किए हैं, बात की, तो सभी ने बोला है कि फ्री में काम करो, मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिल रहा है तो फ्री में करो, क्योंकि वहां से आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपना काम कितने अच्छे से कर पा रहे हो, ये भी चीज है ना? जैसे फ्री में काम हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप काम किसके लिए करते हो फिर उस पे डिपेंड करता है। आप हम्म। किसी बड़े लेवल के इंसान को बोलोगे मैं फ्री में काम करूँगा, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो हाँ, उसको वो इंसान चाहिए जो कि उसको सेल कर सके, उसका रेवेन्यू बढ़ा सके। तो आपको फिर से, अगर आप फ्री में भी काम कर रहे हो, तो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा जो स्टार्ट कर रहे हैं। उनके वो आपको रेडीली एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास काम है, वर्क आपके पास है, एक पोर्टफोलियो है, और आप फ्री में काम करने के लिए तैयार हो, तो वो उससे अच्छा उनको और क्या चाहिए। तो हाँ, ऐसे लोग आपके साथ फ्री में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं किसी के साथ काम करने वाला हूँ अभी। हाँ। अभी बेसिकली ये होता है कि स्टार्टिंग फेज में तो इतना फोकस रखना है कि सिर्फ सीखना है, क्लाइंट की तरफ हाँ, नहीं भागना, क्योंकि कुणाल ने भी 11th से स्टार्ट किया, फिर 12th में मतलब 2 साल हो गई है पूरी, तो वहां से ये चीजें मतलब इतनी परफेक्टनेस आई है। अभी आप ऐसे, लोगों को क्या होता है कि सिर्फ 1-2 महीने करने के बाद कुछ चीजें बोरिंग लगती है, वो सोचते हैं कि बस अभी क्लाइंट मिल जाए और पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं, ये चीज हो जाती है। जैसे अभी भी मेरा ये नहीं होता कि मेरे को इतना पैसा कमाना है। मैं पैसे के एंड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ अभी भी, कि ठीक है, पैसे पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, पर काम करना, मतलब काम करना चाहिए। तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस अभी भी, आज के डेट में भी काम पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है, हाँ। रेदर देन कि कितना पैसा इससे अभी आने वाला है। ओके। वो स्केलेबिलिटी मैं भी लाना चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को, अगर आप 50,000 पे कर रहे हो तो मैं इसके लिए काम नहीं करूँगा। और मैंने जो एक मॉडल जो मैंने सीखा या डेवलप किया, वो ये है कि अगर आप अपने ऐसे, जैसे फर्स्ट क्लाइंट है आपका कोई, ठीक है? हम्म। तो आप उनसे ऐसे कह सकते हो कि मैं आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आप प्राइस बोल रहे हो उस पे करूँगा, अगर वो रिज़ल्ट लाता है तो फिर आपने हम वो रिज़ल्ट लाता है तो फिर हम मेरे पैसे ये काम करेंगे। तो हम्म। उससे क्या होगा कि आप रिज़ल्ट
मतलब आपने उनको भी वो नहीं किया, उनको भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो इतना चार्ज कर रहा है, और अगर आप रिजल्ट लाते हो तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट से आपको अपना जो आप चाहते हो वही मिल जाएगा अमाउंट में। हाँ ये भी है। पर ये है कि सीख मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। पेशेंस कैसे रखा आपने कि मतलब सीखने यस, में, यस, क्योंकि पेशेंस बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है जब हम लर्निंग करते हैं। तो वो कैसे आपने डेवलप किया अपना? फिर वो मेरा जैसे फ़ोकस ही ये था कि मेरे को सीखना है और मेरे को इसमें बेस्ट बनना है। यही हम्म। फ़ोकस था मेरा। इससे मेरे को इतने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, वो स्टार्टिंग में फ़ोकस ही नहीं था, ओके। इसीलिए। मतलब मेरे को अपने आपका आर्ट कभी में ऐसा बेस्ट नहीं बनना हुआ था। कि क्योंकि वो स्टडी तो आपकी 11th में चल रही थी, कॉपी राइटिंग आप सीख रहे थे, तो कभी मतलब ये नहीं हुआ कोई और भी तरीका मिल जाए जिससे जल्दी ये चीज में कर लूं? होता है ना कि कोई चीज जल्दी से जल्दी कर लूं, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा लगता था कि मतलब जैसे कई और चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी कि यार ये भी हो हाँ। रहा है, ये भी हो रहा है। जब मैंने इसके बारे में जाना, तो फिर मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखी जो हो रही थी। तो उसके बाद फिर हाँ। मैं ये करूँ या ये करूँ, पर फिर मैंने लास्ट में सोचा नहीं यही करना है तो यही करना है, और फिर इसी से मैं सीख रहा। क्योंकि ये करना मेरे को पसंद था ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसीलिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट भी था तो मतलब मजा भी आता था चीजें लिखने में, वो हाँ। सुनने में। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। सो कुणाल ने आपको बुक सजेस्ट कर दी है और किस स्टेप से जाना है तो वो भी बताया है, कैसे जाना है, क्योंकि आपको फर्स्ट क्लाइंट भी कैसे मिलेगा और वो भी बता दिया, आपको सारी चीजें बता दी। एंड कंटेंट आपकी हेल्प करने वाला है। ओके। और कुणाल से कनेक्ट होना है तो उनकी लिंक आपकी सारी सोशल मीडिया की, यहाँ पर इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, राइट, तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो आप कनेक्ट कर सकते हो और भी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम एज में उन्होंने इतनी सारी चीजें सीखी। क्योंकि हम तो 11th 12th में हमने इन चीजों पर फोकस ही नहीं किया, हम तो सिर्फ पढ़ाई करते थे और घूमने पर रहते थे। तो बहुत कम एज में ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, और ये मुझे फन एंड ग्रो समिट में मिले थे, राइट। सो अभी इस पॉडकास्ट के एंड करते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे मतलब आपके साथ के जो लोग हैं, कैसे, मतलब क्या कोई भी कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज में? आपके जो 11th 12th कर रहे हैं या कॉलेज में है, तो अपने साथ के लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि आपको कुछ करना है लाइफ में। अगर आपके पास ये है तो उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, और आपको इस आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं कॉपी राइटिंग के बारे में बता दूँ, तो अगर आप कॉपी राइटिंग बनते हो, तो आप कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आपको अपना पेन और पेपर निकालना है, वहाँ पे लिखना है कि मेरे को ये करना है। और मतलब कुछ भी एक ऐड लिखना है आपको, और उसको आपको मार्केट में पुट करना है बस। इसके बाद और लोग इसी का आपको पैसा पे कर रहे हैं, तो आपको अपना दिमाग और हाथ के अलावा और कुछ यूज़ ही नहीं करना है यहाँ पे। राइट, ये एक्सपीरियंस के साथ ऐसा होगा। इनिशियली आप ऐसा नहीं कर पाओगे, इनिशियली तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिर धीरे-धीरे जाके ये लास्ट में ऐसा होगा। तो एक ये बात है, और उसके बाद फिर आपका फ़ोकस स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही अगर पैसा है तो फिर आप मत करो। आपका स्टार्टिंग से ही फ़ोकस होना चाहिए कि आपको इस चीज़ में बेस्ट बनना है। जिस हम्म। दिन आपका ये फ़ोकस आ जाएगा उस दिन, मतलब मुझे लगता है, मेरे लिए तो यही गारंटी है कि उस दिन आपको अंदर से भी सैटिस्फैक्शन होगा जब आप कोई काम करोगे तो। हाँ ये ये 2 चीज़ें हैं। और बहुत। प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ना है। जैसे आपको लिखना है रोज, अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो इस फील्ड में, तो आपको रोज रोज लिखना ही है, कुछ ना कुछ लिखना है। जो हाँ, टॉप सेल्स लेटर्स है उनको आपको लिखना है। मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि कभी बोरिंग नहीं लगा आपको अपना काम, कि मतलब बोर हो जाते हैं ना कि यार ये क्या लिखना है, और बैठ के लिख रहे हैं कई घंटों तक, कोई चीज पे आप 15 से 20 दिन दे रहे हो, तो कभी बोरिंग लगा काम अपना? नहीं, 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 एक एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे को बोरिंग लगा हो, और मैं 4 घंटे 5 घंटे लिखता हूँ, फिर भी मेरे को कब आज तक एक दिन भी नहीं आया जब मेरे को बोरिंग लगा हो लिखना। लिखना और दूसरे की कॉपी स्टडी करना, वो आज तक नहीं हुआ। हाँ, इसी वजह से आप इतना ग्रो कर पा रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज बोरिंग नहीं लग रही है, आपको मजा आता है, आप 4 से 5 घंटे दे रहे हो। बहुत ज्यादा ये हाँ, चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये करना, क्योंकि लोग को मतलब बहुत, मेरे को बहुत इंस्पायर हो रही है मैं तुमसे कि इतनी कम एज में ये सारी चीजें कर पा रहे हो। क्योंकि वो एज में क्या होता है, हमारा मन भटकता है कि हमें ये चीज कर ले तो जल्दी कर लेंगे, तो ये चीज से जल्दी करें, कोई भी अगर ऐसे पर्टिकुलर किसी पे फोकस नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा ये यूट्यूब पे मिल गया है ना, इससे जल्दी पैसा कमा लेंगे, ये जल्दी मिल जाए, ये बस ऐसी चीजों को फोकस करते रहते हैं और वीडियो सर्च करते ही रहते हैं। और आपने वहां से यूट्यूब से नहीं, बुक्स से पढ़ा है, तो बहुत फोकस एंड पेशेंस, आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से आप पर, राइट, तभी कर पा रहे हो। सो हाँ, मतलब एक बर्निंग डिजायर था कि ये सीखना है, तो इसके लिए अब बुक पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेंगे। ऐसा था स्टार्टिंग में, अब तो हैबिट हो गया है बुक पढ़ने का। तो अब तो मैं जैसे एक दिन में आधा बुक खत्म कर देता हूँ ऐसा पढ़ के। लेकिन
फिर भी आप अगर बुक पढ़ भी रहे हो तो फिर भी उसको एक बार रीड फिर से करना चाहिए सर्टेन टाइम के बाद, ताकि आपके दिमाग में फिर वो सारे आइडियाज रिफ्रेश हों और आपका एक मेंटल स्टेट उस जोन में चला जाए। तो इसी रिवाइज करना ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस रिवाइज, जैसे आपको कोई भी स्किल सीखना है तो आपको पूरी तरीके से उसमें इमर्स होना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ही आप सीख पाएंगे। हाँ ये चीज तो है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना चीजों को, तभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, ये कुणाल की स्टोरी थी, 11 से स्टार्ट किया और कैसे जाना है, और फर्स्ट क्लाइंट का क्या पैसे और क्या चार्जेस आप कर सकते हो, तो वो भी उन्होंने शेयर किया आपके साथ। राइट, सो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा और भी अमेजिंग लोगों को लाने वाले हैं, उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, और ऐसे लोगों की स्टोरीज जो आपको अभी तक मिले नहीं है, छुपे हुए एक तरह से। राइट, तो उन लोगों के साथ मैं आपको मिलाने वाली हूँ। राइट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अभी क्लास 11-12 या अपने कॉलेज में हैं, तो हम्म। आपको जैसे जॉब ठीक है वो अपने प्लेस पे है, लेकिन अगर आप अपना कोई स्किल डेवलप करते हैं तो वो आपको एक हमेशा एक एज देने वाला है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में ही एक जन को इंटर्नशिप के लिए कोई बंदे चाहिए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे क्लास को अप्रोच किया था, क्योंकि हमारे क्लास के बंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप अगर एक स्किल डेवलप करते हो, अपने स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करते हो अभी से ही, तो आप 18 ईयर्स में, जैसे मैं अभी हूँ, मैंने 16 से इसमें सीखना शुरू कर दिया था, अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उसके बाद फिर स्टेज पे अब मैं पैसे भी इन्वेस्ट करता हूँ अपने स्किल को डेवलप करने में। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एज देगा किसी दूसरे इंसान के, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उसके ऊपर। तो आपको इन्वेस्ट करना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे बचा लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए अपने लर्निंग पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जैसे पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो ये शो करता है कि आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो, वरना तो आप कुछ भी ऐसे ही देख सकते हो इसीलिए। हाँ, क्योंकि देखो अभी जैसे हम लोग बात कर पा रहे हैं, जो फोकस जो हम लोग एक इवेंट में मिले थे, आपने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट किया था वहां पर, दैट्स वाई वहां पे आप और भी लोगों से मिलोगे, वहां पे और बहुत सारी चीज सीखने भी मिली होंगी। अगर इन्वेस्ट नहीं बिल्कुल। करते लर्निंग पे, अगर फोकस यही रहता कि सिर्फ पैसा रखना है, तो वो चीज आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। वहां आपको क्लाइंट भी मिले होंगे कि कोई ना कोई क्लाइंट बन जाएगा आपका, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद तो रिलेशन बन चुका है ना। सो ये चीज बहुत ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर मुझे भी अपना कोई भी वर्क कराना है, तो मैं किसको जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, तो वहां से हम अप्रोच साथ में कर लेंगे, वर्क करेंगे। तो वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इवेंट्स वगैरह में जरूर जाना चाहिए, वहां कनेक्शंस आपके बनती है। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, ग्रो और भी ठीक से करना चाहते हो, तो क्लाइंट अगर आपको नहीं मिल रहा कहीं से, तो आप ऑफलाइन जाइए इवेंट्स में, तो वहां आपके साथ वर्क करने के लिए लोग मिल जाते हैं। राइट। हाँ, आप इवेंट्स में भी जा सकते हो क्लाइंट्स के लिए। जैसे अगर आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलने में दिक्कत है तो आप इवेंट में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी आप इवेंट में नहीं जा सकते हो तो आपको एक दिमाग में आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन वो इंसान है जो जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ या मेरे को वो काम देगा। वो इंसान कहाँ भी मिलेगा, फेसबुक में कैसे ग्रुप्स में होगा, वो आपको खोजना है और उस फेसबुक ग्रुप में जाके उनको अप्रोच करना है। वो अप्रोच ही नहीं करना पड़ता है बेसिकली, वो खुद से कह रहे होते हैं कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके ये कर सकते हो। हाँ, ये चीज भी एक न्यू है कि आप फेसबुक ग्रुप में जाके कर सकते हो। सो मतलब कुणाल ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कैसे कैसे करना है। सो आई थिंक सभी लोगों की ये वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी नहीं समझ में आता कि कैसे जाना है। सो आपने वो चीज भी क्लियर कर दी कि यूट्यूब पर भी ज्यादा कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपकी हर चीज को क्लियर कर दी कि वहीं से सीख जाऊंगा। ऐसे वाला रखना भी नहीं माइंड सेट कि हम वहीं से लर्निंग कर लेंगे और बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे कॉपीराइट, है ना, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। राइट, सो अभी इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ओके, और अभी तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी कम एज में ये चीजें कर पा रहे हैं, आप भी कर पाओ और कुणाल से इंस्पायर होके और अपनी जर्नी में और भी तेजी से ग्रो करो, जैसे कुणाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो आप इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राइट। हाँ, और थैंक यू सो मच मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और अपना जो मैंने सीखा वो शेयर करने में। नहीं, आपको इसीलिए क्योंकि आपकी एज के लोगों को, आपको मतलब एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का आपने चीजें सीखी है, तो वहां पर स्टूडेंट्स है, मेरी जो ऑडियंस है, तो उनको पता चलिए एक और न्यू स्किल कि यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, और कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, ये चीज भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप इनिशियली आपको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेटर ऑन आप इसको आराम से कर सकते हैं, ये इसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई भी लगता है कोई चीज है, तो आप कुणाल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं।